जी, अस्सलाम वालेकुम। एफबीआर ने 8 अप्रैल 2025 को एक नया एसआरओ इशू किया था, एसआरओ नंबर 578। इसमें तीन चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाए गए थे सेल्स टैक्स रिटर्न में। इसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन की है। एनेक्जर ए की जगह डोमेस्टिक परचेज इनवॉइसेस का एनेक्जर है। एनेक्जर सी की जगह डोमेस्टिक सेल इनवॉइसेस है। और एक लास्ट जो एक सबसे बड़ा चेंज है, एक नया एनेक्जर इंट्रोड्यूस करवाया गया, एनेक्जर C1। आज की वीडियो इस एनेक्जर के ऊपर फोकस करी क्योंकि इस एनेक्जर के आने के बाद बिजनेस को काफी ज्यादा मसले फेस करने पड़ेंगे, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। टोटल चार ऐसे मसले हैं जो हर बंदा उसके ऊपर अब सोच रहा है कि उस पर हमें क्या करना चाहिए। पहला मसला क्या है कि अगर आप क्रेडिट पे कोई चीज बेचते हैं तो फिर आप इस एनेक्जर में किस तरह रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, क्योंकि ये एनेक्जर कहता है कि आपने इनवॉइसेस के अगेंस्ट मुझे कलेक्शन की डिटेल देनी है। कितने पैसे आपने रिसीव किए उसकी इनवॉइस वाइज डिटेल वो आपसे मांग रहा है। तो अगर आपने कोई चीज क्रेडिट पे बेची तो आप क्या करेंगे। सेकंड पॉइंट, अगर आपने पैसे रिसीव किए हैं कैश फॉर्म में या फिर आपने डिजिटल फॉर्म में जो बैंक ट्रांसफर होता है या कोई और मोड है डिजिटल पेमेंट मोड का, उसके थ्रू पेमेंट आपने रिसीव की है, तो फिर आप किस तरह रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस एनेक्जर के अंदर आपको बैंक का चेक नंबर और बैंक का नाम बताना है। थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे, अगर आपने एक इनवॉइस में मोर देन वन HS कोड से रिलेटेड आइटम सेल किए हैं तो उस केस में आप डाटा किस तरह रिपोर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि कलेक्शन का डाटा आपको इनवॉइस वाइज देना है और हर इनवॉइस के अगेंस्ट हर आइटम का आपने HS कोड भी मेंशन करना है। लास्ट जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चेंजेस, क्योंकि अगर आप एक मैक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं, मतलब आपको कोई बड़ा बिजनेस है, कंपनी लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास इतना ज्यादा डाटा मैनुअली मेंटेन करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो आपको अपने सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे, वो भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो का पॉइंट नंबर 1 से, जो आपका रिलेट कर रहा है क्रेडिट सेल के ऊपर। अब ये जो नया नेक्स्ट C1 इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसमें यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आपने जो इस सेल्स टैक्स रिटर्न में एक माह में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें आपने अपनी सेल डिक्लेयर की और उसमें आपने कुछ 1000-1500 इनवॉइसें डिक्लेयर की। वो ये नहीं कह रहा कि आपने उन 1000 इनवॉइसेस के अगेंस्ट मुझे बताना है कि पैसे कब मिले। वो सिंपली आपको ये पूछ रहा है कि आपको उस महीने में, जिस महीने की आप रिटर्न फाइल करें, उस महीने में जो पेमेंट आपको रिसीव हुई है उसका डेटा आप मुझे बता दो। इसका मतलब क्या है कि अगर लेट सपोज अभी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है, मार्च 25 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं जिसकी लास्ट डेट है 18 अप्रैल। इसमें एनेक्जर सी जो आप पहले रिपोर्ट कर रहे हैं उसी को हम लेके चलते हैं, उसका नाम अब DSI हो गया, डोमेस्टिक सेल इनवॉइसेस। उसमें आपने अपनी इनवॉइसेस डिक्लेयर की कि आपने कितनी सेल की इस महीने में जिसका रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो आपसे जो नेक्स्ट एनेक्जर C1 में डाटा मांग रहा है वो ये नहीं कह रहा कि आप इसी इनवॉइसेस के अगेंस्ट मुझे उसकी पेमेंट की डिटेल दो। वो ये बोल रहा है कि आपको जिस महीने की रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं, जैसे मार्च की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो मार्च के महीने के लिए ही आपने जो रिसीट्स आपकी हैं, जो पैसे आपने कलेक्ट किए हैं, वो उसकी डिटेल मांग रहा है। इसमें अब आपके पास जो इनवॉइसेस होंगी वो आपके पास मेंटेन होनी चाहिए। अब यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि आपको दिसंबर के महीने की पेमेंट मार्च में रिसीव हो रही हो, 2 माह का क्रेडिट हो, या आपके पास हो सकता है कि आपको जनवरी की पेमेंट भी मार्च में रिसीव हो रही हो। मल्टीपल मंथ से कुछ पुराने आपके इनवॉइसेस पेंडिंग हो, पिछले साल की जून की इनवॉइस है वो आपको डिस्प्यूट था, इस साल मार्च में आकर रिसीव हुई, तो इस तरह के सारा डाटा जो आपको मार्च में पेमेंट रिसीव हुई है उसका डाटा आपने प्रोवाइड करना है। उसमें दिसंबर की इनवॉइस भी आ सकती है, जून की भी आ सकती है, आपकी उसके बाद आपको कोई और मंथ है उसकी भी आ सकती है। अगर कोई नया बिजनेस है जिसने अभी रिसेंटली अपना काम स्टार्ट किया, उसने क्रेडिट पे सेल की है और उसकी कोई कलेक्शन नहीं हुई, तो वो एनेक्जर सी में, जो एनेक्जर C1 है उसमें कोई डाटा रिपोर्ट नहीं करेगा, नेल उसका होगा कलेक्शन, क्योंकि उसके पास उस महीने कोई सेल के अगेंस्ट पैसे रिसीव नहीं हुए, क्योंकि उसका नया बिजनेस है। लेकिन अगर आपका रनिंग बिजनेस है तो आपको हर महीने कोई ना कोई पेमेंट रिसीव हो रही होती है, जरूरी है कि वो उसी महीने की इनवॉइस से रिलेटेड हो। वो पिछले 1-2 माह पुरानी इनवॉइस भी आपकी अगले माह में जाके क्लियर हो सकती है। पहले तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई कि हमने जो डाटा पेमेंट का बताना है, वो हमने जितनी पेमेंट भी रिसीव हुई वो चाहे पिछली 1 साल पुरानी इनवॉइस की थी, वो डाटा आपने बताना है। सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका पेमेंट मोड, कि आपको कैश पेमेंट रिसीव हुई या आपको डिजिटल पेमेंट रिसीव हुई, तो उस केस में आप क्या करेंगे। अब इस जो आपका एनेक्जर है उसमें कॉलम दिया गया, पेमेंट रिसीव्ड में डेट बतानी है, अमाउंट कितनी रिसीव हुई, चेक नंबर और इशू बैंक, कि आपको जो चेक मिला वो किसका नंबर क्या है और किस बैंक से वो चेक इशू किया गया। अब यहाँ पे जो चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, अगर आप अज्यूम करें कि यहाँ पे आपको चेक के थ्रू पेमेंट भी मिल रही है, तो चेक पेमेंट के अंदर भी आपको कुछ चैलेंजेस आएंगे। वो क्या हो सकते हैं कि आपको हर दफा आपकी चेक की कॉपी रिसीव नहीं होती। कभी ऐसा भी होता है कि आपको जो कस्टमर है डायरेक्ट आपके बैंक में पैसे ट्रांसफर करवाता है और आपको डिपॉजिट स्लिप वो भेज देता है। और डिपॉजिट स्लिप में आपसे अमाउंट मैच करते हैं और उसको अपने स्टेटमेंट से वेरीफाई करते हैं और उसके बाद उसकी पोस्टिंग कर देते हैं अपने सिस्टम में कि आपको पेमेंट रिसीव हो गई।
अब यहाँ पे आपको अपने कस्टमर्स की लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी, अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना पड़ेगा कि वो आपके कस्टमर वाइज आपकी रिसीट्स की डिटेल मेंटेन करें। उसके बाद इनवॉइस नंबर भी आ रहा हो, एचएस कोड भी आ रहा हो। अगर आपको कैश पेमेंट रिसीव हुई है तो वो फिर आपके लिए मसला करेगी। अब इस एनेक्जर, इस एसआरओ के आने के बाद कैश पेमेंट का कोई भी लिंक यहाँ पे नहीं बनता, क्योंकि उसका कोई ट्रेस नहीं है। डिजिटल पेमेंट पे हम फिर भी कह सकते हैं कि हम चेक नंबर की जगह पे रेफरेंस नंबर मेंशन कर देंगे, और जो बैंक है वो बता देंगे कि उसने किस बैंक से पेमेंट किया, हम उस बैंक का नाम लिख देंगे। लेकिन कैश पेमेंट किसी भी तरह वो अब आपको अलाउ नहीं करेगा। नो कैश पेमेंट वाली पॉलिसी है जो कि अब इम्प्लीमेंट होने जा रही है आईएमएफ की रिकमेंडेशन के ऊपर। और इसमें अब जो एसआरओ है वो इस पॉलिसी को फुली सपोर्ट कर रहा है कि कैश पेमेंट बिजनेस ना करे। बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो, कैश पेमेंट उसको नहीं करनी, डिजिटल पेमेंट करनी है, चेक या पे ऑर्डर के थ्रू पेमेंट करनी है। थर्ड पॉइंट आपका रिलेट कर रहा है कि अगर आपने एक ही इनवॉइस में मोर देन वन एचएस कोड से रिलेटेड कुछ चीजें सेल की हैं, तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे। उस केस में ऑब्वियसली कंफ्यूजन तो क्रिएट होगी, क्योंकि अब आपको यहाँ पे जो डाटा प्रोवाइड करना है, इनवॉइस नंबर आपने लिखना है, साथ डेट बतानी है, साथ आपने एचएस कोड भी बताना है। अब एक इनवॉइस में अगर 10 आइटम आप सेल कर रहे हैं, 10 डिफरेंट एचएस कोड से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे 10 टाइम्स एंट्री कर रहे होंगे। हर दफा आप इनवॉइस नंबर रिपीट करेंगे, एचएस कोड आप 10 टाइम्स डिफरेंट लिख रहे होंगे। इस चैलेंज को मीट करने का एक तरीका, जो सजेशन मेरे माइंड में है, वो क्या है कि आप जब इतनी इनवॉइस इशू करें, आपको पता हो कि अब आपने सेल्स टैक्स में डाटा इस तरह रिपोर्ट करना है, तो आप एक इनवॉइस के अगेंस्ट सिर्फ उन आइटम्स की बिलिंग करें जो सिंपल एक एचएस कोड से रिलेट कर रही हैं। मल्टीपल एचएस कोड वाली जो डिटेल है वो आप एक इनवॉइस में ना एंटर करें। अगर आप अपने कस्टमर को 3-4 किस्म के आइटम सेल की हैं, वो उसकी क्वांटिटी वेरी कर रही है, तो आपको चाहिए कि आप उसको जितनी डिफरेंट एचएस कोड्स हैं उतनी मल्टीपल ऑफ इनवॉइसेस आप इसको इशू करें। इस तरह आपके लिए डाटा मेंटेन करना थोड़ा सा आसान होगा, कि आपको इनवॉइस नंबर वाइज पता होगा कि हर इनवॉइस में एक ही एचएस कोड आ रहा है, मल्टीपल नहीं आ रहे, तो आपको मल्टीपल डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं करनी पड़ेंगी। एक सोल्यूशन इसका ये समझ में। दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह मॉडिफाई करें कि वो आपकी इनवॉइस के अंदर जो डिटेल एंटर करे उसमें आगे ड्रिल डाउन करके एचएस कोड का डाटा भी मेंटेन हो रहा हो, और वो इन कॉलम फॉर्म हो। मतलब आपके पास जो ये डाटा इस कॉलम में अवेलेबल है, जहां पे आपसे मांग रहा है, उसी अवेलेबल फॉर्मेट में डाटा आपका रिपोर्ट की फॉर्मेट में निकल आए मंथ एंड के ऊपर, और आप उस डाटा को सिंपली कॉपी पेस्ट करें। जो लास्ट पॉइंट है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, वो उन बिजनेसेस के लिए है जो एक मैक्रो लेवल पे काम करें। अब इसका जो एसआरओ का जो इम्पैक्ट है वो हर बिजनेस के ऊपर, अगर आप सिंपल रिटेल का काम कर रहे हैं जिसमें आपको कैश रिसीव होता है, उसमें भी आपको ये चैलेंज रिसीव हो सकता है। आपको चैलेंज आ सकता है कि अब आप रिटेल इंडस्ट्री, जो रिटेल कंपनीज हैं जैसे बेकरीज हैं और डिफरेंट रिटेल शॉप्स हैं, शॉपिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी रिटेल शॉप्स हैं, उनको तो मोर देन कह सकते हैं कि 50-60% कैश रिसीव हो रहा होता है। उस केस में क्लैरिटी नहीं है कि वो बैंक के जो कॉलम है वहां क्या लिखेंगे, चेक नंबर क्या लिखेंगे, कोई रेफरेंस नंबर नहीं होता, बैंक कौन सा लिखेंगे, तो यहाँ पे कोई क्लैरिटी एफबीआई ने अभी तक नहीं दी। इसी तरह ही आप एक ट्रेडर हैं या होलसेल मार्केट में अगर आप बैठे हुए हैं, अगर आपका काम कैश के ऊपर है, उसमें भी आपको ये चैलेंज फेस करना पड़ेगा। लेट सपोज आप कहते हैं कि आपने अपने सारा बिजनेस को शिफ्ट भी कर लिया बैंक मोड के ऊपर, आइदर चेक या डिजिटल पेमेंट, तो भी चैलेंज क्या आएगा कि आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते जो इन दो इंडस्ट्रीज में लोग बैठे हुए हैं, रिटेल ट्रेडर या होलसेलर में, उसमें उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है। उनकी रिटर्न जो लोग फाइल कर रहे होते हैं वो लॉयर्स होते हैं, और उनको भी इतना डिटेल में नॉलेज नहीं होता बिजनेस का, उनको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। उस लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं वो आपकी रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। तो आपको फुल टाइम रिसोर्स रखना अगर पड़ेगा, तो उसके लिए आपको हैवी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक टेक्निकल बंदा होगा, उसके पैसे भी वो ज्यादा मांगेगा। इस तरह आपकी बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और सिंपल आप बिजनेस में फोकस करने की बजाय इन पैटी इश्यूज में जो कि टैक्स से रिलेटेड है, वो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। तो ये भी चैलेंज एक आएगा जो फेस करना पड़ेगा एक आम रिटेलर या होलसेलर या शॉपकीपर को। बात करते हैं जो बड़ी कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर उनके इंप्लीमेंट होते हैं जिसमें आपकी सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही होती हैं, इनवॉइस वाली डिटेल होती है, लेकिन अब आपको सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना पड़ेगा कि वो उसमें आपके कस्टमर की डिटेल मेंटेन करे, एक्सेल फॉर्म में भी डाउनलोड हो सके। कस्टमर के साथ साथ उसका जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है कि वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स में, ये भी साथ वो सिस्टम आपको बताए, उसके अंदर रिकॉर्ड करे। उसके अलावा आपने इनवॉइस की डिटेल मेंटेन करनी है विद एचएस कोड, कि जो भी एचएस कोड उस इनवॉइस में थे वो डाटा भी उसके अंदर आ रहा हो। पेमेंट की डिटेल आपकी आ रही हो, किस बैंक से पेमेंट आपको आई है, क्या उसका रेफरेंस नंबर या चेक नंबर क्या है, वो भी आपने उसको मेंटेन करना है सॉफ्टवेयर में। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो कि आपको फेस करने पड़ेंगे। और अभी लग यही रहा है कि हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट जो लेगेसी वाला है
फिर अगर C1 वाला डॉक्यूमेंट है, ये शायद चैलेंज हो जाए और इसके अंदर इसको स्टे इसके ऊपर ग्रांट हो जाए, क्योंकि अभी काफी एक पैनिक सिचुएशन है और इसकी कोई डेडलाइन नहीं बताएगी कब से किया जाएगा। फौरी तौर पर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है इसके ऊपर कुछ स्टे आ जाए और इसको एक टाइम पीरियड तक इम्प्लीमेंट ना किया जाए, 1-2 माह या 3-4 माह का टाइम दिया जाए, ताकि बिजनेसेस अपने आप को अपडेट कर लें और अपने एक रिसोर्सेज जो है वो तैयार कर लें इस नेक्स्ट ईयर को मीट करने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने हाल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।